नमस्कार। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में तो हम कई बार सुनते हैं, लेकिन हम डेरिवेटिव मार्केट यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन से जुड़ी ज़्यादातर चीज़ों से अनजान होते हैं। और शायद इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों की यही क्वेरी थी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स लाएं। इस कोर्स में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। इस कोर्स में आपको ये समझाया जाएगा कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कैश मार्केट यानी नॉर्मल स्टॉक मार्केट से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो उसकी टर्मिनोलॉजीज और बाकी चीज़ें भी अलग होती हैं। तो उन चीज़ों को भी इस कोर्स में समझाया जाएगा। इस कोर्स में यह भी बताया जाएगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंजेस पर कैसे ट्रेड होते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक्चुअल और प्रैक्टिकल यूज कैसे करना होता है। इसी कोर्स में हम देखेंगे कि हेजिंग क्या होती है और कैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की मदद से रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी इस कोर्स में बताया जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है या फिर फाइनेंशियल मार्केट में करियर करना है तो डेरिवेटिव्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से भी डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड चीज़ें आपको इस कोर्स में समझाई जाएगी। जनरली ये समझा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बहुत डिफिकल्ट होता है, वो जल्दी समझ में नहीं आता। बिगिनर्स गाइड टू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इस कोर्स के पहले पार्ट में आपका स्वागत है। बिगिनर्स गाइड टू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इस कोर्स में हम डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कैसे आप उनका यूज कर सकते हो, चाहे वो हेजिंग के लिए हो या फिर प्रॉफिट के लिए हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो टर्म्स होती है उनका मतलब क्या होता है, ये सब हम समझने वाले हैं। जनरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव मार्केट बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे यूज नहीं करते हैं, इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हेज नहीं करते, क्योंकि उन्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को इस कोर्स में हम बड़ी आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आपके मन में ये भ्रम है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो वो भ्रम आप निकाल दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस कोर्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताने वाले हैं, ताकि इंडिया में सभी को फ्यूचर एंड ऑप्शन की जानकारी हो। इस मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। देखो, जनरली दो तरह के मार्केट्स होते हैं, एक होता है कैश मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है। तो अब ये कैश मार्केट क्या होता है? जनरली हम जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं वो कैश मार्केट होता है, यानी आपको जितने रुपए के शेयर्स चाहिए उतने रुपए आप पे करते हो और उसके बदले में आपको शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सिस्टम कम्प्लीटली अलग है। तो कैश मार्केट के बारे में सभी लोग जान लेते हैं क्योंकि वो काफी आसान भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप 100 रुपए उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। सिंपल। वही जब हम किसी कंपनी का फ्यूचर या ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे हमें अलग अलग चीजें देखने मिलती है, जैसे कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस, ओपन इंटरेस्ट, मार्क टू मार्केट। ये सारी चीजें और नाम देखने के बाद कई बार हमें कुछ समझ में आता नहीं है और इसीलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी को कैश मार्केट आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप पहले हमारे बाकी कोर्सेज कर सकते हो ताकि आपको कैश मार्केट का नॉलेज आए और उसके बाद आप डेरिवेटिव मार्केट पर ध्यान दीजिए। चलो, तो डेरिवेटिव मार्केट को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। डेरिवेटिव मार्केट को समझाने के लिए हमने एक बार एक एग्जांपल का उपयोग किया था, हम उसी एग्जांपल को इस बार दोहराएंगे। प्रोनॉय नाम का मेरा एक दोस्त है जो फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। प्रोनॉय हर साल चैंपियंस लीग की जो फाइनल होती है उसे देखने जाता है और इस बार भी प्रोनॉय को चैंपियंस लीग की फाइनल देखने जाना है। जैसे ही प्रोनॉय चैंपियंस लीग की फाइनल का टिकट खरीदने जाता है तो उसे पता चलता है कि चैंपियंस लीग की फाइनल के टिकट तो ऑलरेडी बेचे गए हैं, अभी तो टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है, सारे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। ये पता चलते ही प्रोनॉय नाराज हो जाता है। तभी प्रोनॉय की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो फुटबॉल एसोसिएशन में काम कर रहा होता है। वो व्यक्ति प्रोनॉय को कहता है कि मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर लिख कर देता हूँ, वो रिकमेंडेशन लेटर दिखाकर तुम्हें टिकट मिल जाएगा। तो वो व्यक्ति प्रोनॉय को रिकमेंडेशन लेटर देता है और कहता है कि ये रिकमेंडेशन लेटर दिखाते ही तुम्हें $5000 में टिकट मिल जाएगा। प्रोनॉय तुरंत उनसे वो रिकमेंडेशन लेटर लेता है, उन्हें थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। अब जैसे जैसे चैंपियंस लीग की फाइनल की डेट नजदीक आने लगती है, उस टिकट के रेट बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते वो $6000 तक चले जाते हैं। लेकिन प्रोनॉय को तो उस रिकमेंडेशन लेटर की वजह से $5000 में ही टिकट मिलने वाला है। तो बाहर टिकट का रेट 6000 रुपीज होने की वजह से प्रोनॉय को ऑलरेडी $1000 का प्रॉफिट हो गया है। मैच के एक दिन पहले तो टिकट के रेट और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो बढ़कर $7000 हो जाते हैं, जिससे प्रोनॉय का प्रॉफिट अब $2000 हो गया है। लेकिन वही मैच को जाते जाते प्रोनॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और इन सब चीजों की वजह से वो उस रिकमेंडेशन लेटर को दिखाकर टिकट नहीं खरीद पाता है। तो जैसे मैच खत्म हो जाती है उस रिकमेंडेशन लेटर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने प्रोनॉय को जो रिकमेंडेशन लेटर दिया था वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल प्राइस टिकट प्राइस पर डिपेंड थी, जिसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था जिसकी प्राइस टिकट प्राइस पर डिपेंड थी, यानी टिकट प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट था। तो डेरिवेटिव मार्केट इसी तरह वर्क करता है। ये बस एक इमेजिनरी एग्जांपल था ताकि आपको डेरिवेटिव मार्केट समझ में आए। हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जिस दिन मैच थी
वो उस रिकमेंडेशन लेटर की एक्सपायरी डेट थी, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद उस रिकमेंडेशन लेटर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि डेरिवेटिव क्या होता है और अंडरलाइंग एसेट क्या होता है। यहाँ पर टिकट एक अंडरलाइंग एसेट था और रिकमेंडेशन लेटर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट था। सिमिलरली जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, तो अगर लेट से टीसीएस का कोई फ्यूचर है तो इस फ्यूचर की वैल्यू टीसीएस के शेयर पर डिपेंड रहेगी। तो टीसीएस के शेयर प्राइस एक अंडरलाइंग एसेट है जिसका डेरिवेटिव है टीसीएस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हमने बस डेरिवेटिव को समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझेंगे और उसके बाद हम उनसे जुड़ी बाकी चीजें भी समझ लेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पहला पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी डेरिवेटिव्स मार्केट की, तो इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को समझने से पहले हमें फॉरवर्ड को समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। हम फॉरवर्ड, फ्यूचर्स और ऑप्शंस इन सभी को एग्जांपल्स की मदद से समझने वाले हैं, ताकि आप सभी को ये सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ में आए। तो शुरुआत करते हैं ऐसे ही एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि आपको 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है और गोल्ड खरीदने से पहले आप थोड़ा गोल्ड का एनालिसिस करने लगते हो कि फिलहाल मार्केट में गोल्ड के रेट्स कैसे चल रहे हैं और क्या ये सही समय है गोल्ड खरीदने का। और ये सारी इंक्वायरी करने के लिए आप एक ज्वेलर के पास चले जाते हो। उस ज्वेलर से आप गोल्ड के बारे में बात करते हो कि फ्यूचर में गोल्ड के रेट्स क्या हो सकते हैं। तो बातों बातों में ही वो ज्वेलर आपसे पूछ लेता है कि आपको गोल्ड कब खरीदना है। तो आप बताते हो कि मुझे 2 महीने बाद गोल्ड खरीदना है। साथ ही आप उस ज्वेलर को यह भी बताते हो कि मुझे ये डर है कि 2 महीने बाद कहीं गोल्ड के रेट्स और ना बढ़ जाए। तो बेसिकली आपको ये लगता है कि पिछले कुछ टाइम में गोल्ड के रेट्स काफी बढ़े हैं और इसीलिए आपको ये डर है कि इन 2 महीनों में गोल्ड के रेट ज्यादा ही ना बढ़ जाए। आपकी ये बातें सुनकर वो ज्वेलर सोचने लगता है, क्योंकि उस ज्वेलर को मन ही मन में ऐसा लगता है कि गोल्ड के रेट्स आने वाले टाइम में गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि गोल्ड के रेट्स ऊपर जा सकते हैं, वही उस ज्वेलर को लगता है कि गोल्ड के रेट्स नीचे जा सकते हैं। और इसी बात पर अपनी अपनी रिस्क लिमिट करने के लिए वो ज्वेलर आपसे पूछता है कि क्या आप हमारे साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करोगे। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आपको जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप उस ज्वेलर से पूछते हो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जिसके बाद वो ज्वेलर आपको बताता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन के लिए करार करते हैं। जिस पर वो ज्वेलर आपको समझाता है कि देखो, आपको लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ जाएगी, वही मुझे लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाएगी। तो क्यों ना हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके प्राइस हम फिलहाल जितनी प्राइस है उतनी ही रखते हैं, यानी 40,000 रुपये रखते हैं। तो 2 महीने बाद आप मुझे 40,000 रुपये पे करिए और मैं आपको 10 ग्राम गोल्ड दे दूंगा। फिर चाहे रेट्स कुछ भी हो, चाहे ज्यादा हो या कम हो। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सुनकर आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे तो यही डर था कि ये रेट 40,000 के ऊपर ना चले जाए। अब इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ही 40,000 रुपये है, तो ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है कि मुझे 2 महीने बाद भी 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपये में मिल जाएगा। वही वो ज्वेलर ये सोचता है कि ये डील मेरे लिए भी काफी अच्छी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड के रेट्स आने वाले 2 महीने में गिरने वाले हैं। तो गोल्ड रेट्स 2 महीने बाद 38,000 रुपये ही क्यों ना हो जाए, मैं तो ये गोल्ड 40,000 रुपये में ही बेचूंगा। तो इस गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट को करके आप दोनों भी खुश हो जाते हो, यानी वो ज्वेलर भी खुश हो जाता है और आप भी खुश हो जाते हो। तो इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आप उस ज्वेलर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि 2 महीने बाद आप उस ज्वेलर को 40,000 रुपये दे दोगे और उसके बदले में वो ज्वेलर आपको 10 ग्राम गोल्ड दे देगा। फिर 2 महीने बाद चाहे उस गोल्ड की प्राइस कुछ भी क्यों ना हो, आपको 40,000 रुपये ही पे करने हैं और उसके बदले में उस ज्वेलर को आपको 10 ग्राम गोल्ड ही देना है। दैट्स इट। फिर धीरे धीरे 2 महीने निकल जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे ही दिन की शुरुआत हो जाती है, आप उस ज्वेलर के पास चले जाते हो और उन्हें कहते हो कि आज की डेट का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि आज मैं आपको 40,000 रुपये दूंगा और आप मुझे 10 ग्राम गोल्ड दे दोगे। आप देखते हो कि आज गोल्ड का रेट 41,000 रुपीज़ चल रहा है। आप मन ही मन में काफ़ी खुश हो जाते हो कि मुझे तो 1,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आज मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिल गया, नहीं तो मुझे 10 ग्राम गोल्ड के लिए 41,000 रुपीज़ पे करने पड़ते। लेकिन इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 10 ग्राम गोल्ड के लिए सिर्फ 40,000 रुपये ही पे करने हैं। यहाँ आप तो खुश हो, लेकिन जो ज्वेलर है वो खुश नहीं है। उसने देखा कि मुझे तो 1,000 रुपये ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं। 41,000 रुपीज का रेट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 10 ग्राम गोल्ड आज 40,000 रुपये की रेट पर बेचना पड़ रहा है। और ये सोचकर वो मन ही मन में दुखी हो जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि अगर वो ज्वेलर आपको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें 40,000 के रेट में ये गोल्ड नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे। इसमें दोनों भी सिनेरियो है। एक में वो ज्वेलर चुपचाप आपको बोलेगा कि हाँ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, ये लो 10 ग्राम गोल्ड और 40,000 रुपये मुझे दे दो। वो 1,000 रुपये का लॉस अपने ऊपर ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि ज्वेलर आपको मना कर देगा कि नहीं, 40,000 पे मैं 10 ग्राम गोल्ड आपको नहीं दूंगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मैं उसे नहीं मानता। यानी वो ज्वेलर ऐसे टाइम पर पलट भी सकता है क्योंकि उसे लॉस हो रहा है। तो अगर ऐसी केस में वो ज्वेलर आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर देता है और आपको 40,000 रुपये पर 10 ग्राम गोल्ड देने से मना कर देता है, तो आपके सामने तो कुछ बेसिक ऑप्शंस यही है कि पहले तो उस ज्वेलर को समझाओ
कि देखो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम्हें मुझे 40,000 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तुमने हाँ बोला था, मैंने हाँ बोला था और इसी के चलते हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इतना सब कुछ समझाने के बावजूद भी अगर वो ज्वेलर नहीं मानता है तो फिर आप बोलोगे कि चलो मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल करता हूँ। तो अगर पुलिस कंप्लेंट आप फाइल करते हो तो उसके लिए आपको दिखाना होगा कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं। अगर आपने लीगलाइज तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर पुलिस उसे मानेगी और उसके हिसाब से कार्रवाई भी करेगी। लेकिन कोर्ट में फिर लंबे टाइम तक उसका सिलसिला चलता रहेगा और पता नहीं कब रिजल्ट आएगा और उसका फायदा भी आपको सही में मिलेगा या नहीं। और अगर आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगलाइज तरीके से नहीं किया है, यानी बॉन्ड पेपर पर या लीगलाइज तरीके से नहीं किया है, तो वो लीगली स्टैंड नहीं करेगा और आप कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जबकि ये डील आपके साइड में अच्छी साबित हुई थी, उसके बावजूद भी आपके उस प्रॉफिट पर पानी फेर जाएगा। तो आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो कभी भी सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर सकती है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, तो इसका ही सोल्यूशन है फ्यूचर्स मार्केट। तो यहाँ जो डिफॉल्ट का प्रॉब्लम था वो फ्यूचर्स में सॉल्व हो गया है। कैसे, इसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की मदद से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। तो बेसिकली आपको बता दूं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है तो किसी भविष्य की डेट पर आपके और किसी और के बीच किया गया कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आपके बीच कोई रेगुलेटर नहीं होता। जैसे कि आप शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपके बीच एक रेगुलेटर होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस कई सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो ये भी ध्यान रखते हैं कि चीज़ें डिफॉल्ट ना हो। लेकिन जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपके बीच कोई नहीं होता है, ये डील सीधे आपके और उस सामने वाली पार्टी के बीच होती है। तो अगर कोई पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उसका नुकसान आपको भुगतना होता है। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफॉल्ट रिस्क रहता है और ये डिफॉल्ट रिस्क ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस प्रॉब्लम को फ्यूचर्स ने सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम फ्यूचर्स को ऐसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इस कोर्स के 3rd लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उसमें एक बड़ी दिक्कत जो हमें आ रही थी वो होती है डिफॉल्ट रिस्क की, कि अगर सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करे तो क्या। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्यूचर्स ने निकाला है। तो फ्यूचर्स फॉरवर्ड का नेक्स्ट वर्जन है। तो फ्यूचर्स ने डिफॉल्ट रिस्क के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, वो उन्होंने सॉल्व किया रेगुलेशन और एक्सचेंज से। जैसे कि हमने देखा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है, लेकिन फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट सीधे दो पार्टी के बीच में नहीं होता, बीच में एक्सचेंज आता है और एक्सचेंज एक मीडिएटर का रोल निभाता है। और उसके साथ ही वो आपको डिफॉल्ट रिस्क से छुटकारा भी दिलाता है कि अगर आप किसी फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस डर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सामने वाली पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के दिन आपको पे करेगी या नहीं। ये सारे रिस्क एक्सचेंज खुद लेता है। फ्यूचर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए होते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। गोल्ड की प्राइस फिलहाल 40,000 रुपए के करीब चल रही है और आपको लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में गोल्ड की प्राइस बढ़ने वाली है। इसलिए आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो वो रिस्क मेरे ऊपर ना आए, और इसीलिए आप किसी से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो जिससे 2 महीने बाद आपको वो 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए में ही मिले। तो पिछली बार आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें रिस्क था कि सामने वाली पार्टी यानी ज्वेलर आपको 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए में देगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आप फ्यूचर्स के जरिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इस रिस्क की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गोल्ड कमोडिटी मार्केट में आता है। इसलिए आप कमोडिटी एक्सचेंज पर जाओगे और इस गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो आप तुरंत कमोडिटी मार्केट पे गए तो आपने 2 महीने बाद का 10 ग्राम गोल्ड का 40,000 रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, जिसमें आपको 2 महीने बाद 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए में मिल जाएगा। पिछला कॉन्ट्रैक्ट यानी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सीधे दो पार्टीज के बीच में था, इसलिए आपको किसी को फीस या कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब आप स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए फ्यूचर्स खरीदते हो यानी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको जो मीडिएटर होता है उसको कुछ फीस भी पे करनी होती है, जो कि वैसे बहुत ही निग्लिजिबल होती है। तो अगर 2 महीने बाद गोल्ड की प्राइस 41,000 रुपीज हो जाती है तो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादातर कैश सेटलमेंट होती है, यानी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको पे करना होता है रादर देन उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट के। चलो तो देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड नहीं होता है, यानी उसमें कोई भी रेगुलेशन या मीडिएटर नहीं होता, वो डायरेक्टली दो पार्टीज के बीच में होता है। इसलिए अगर सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करती है तो उसका रिस्क आपको ही उठाना पड़ता है। वही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड होते हैं और डिफॉल्ट रिस्क की गारंटी एक्सचेंज लेता है, इसलिए आप पर डिफॉल्ट रिस्क आता ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर्स में डिफॉल्ट रिस्क 0 रहता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी आप चाहे जैसा उन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा कि ज्वेलर और आप चाहे जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 10 ग्राम नहीं 5 ग्राम गोल्ड ही खरीदना है तो आप 5 ग्राम गोल्ड का भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता।
इसमें नंबर ऑफ लॉट्स और बाकी चीजें फिक्स होती है, एक्सपायरी डेट भी फिक्स होती है। जैसे कि किसी शेयर्स के फ्यूचर्स में 100 शेयर्स का लॉट है तो आपको 100 शेयर्स ही खरीदने होंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं 50 शेयर खरीदूंगा, वो कस्टमाइजेशन आपको फ्यूचर्स में नहीं मिलता है। तो आप कह सकते हो कि क्वांटिटी और बाकी चीजें फ्यूचर्स में फिक्स्ड होती है। उसके बाद फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में मेन डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड मार्केट में आपको पता होता है कि सामने वाली पार्टी कौन है, तो जिनसे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आपको पता होता है कि वो पार्टी कौन है। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर्स में बीच में स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज आता है, तो सामने वाली पार्टी कौन है ये आपको पता नहीं होता। तो अगर आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज पर आपको ये नहीं पता होता कि सामने वाली पार्टी कौन है। ये चीज नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज पर भी होती है। आप जनरली कोई शेयर भी खरीदते हो तो उसमें भी आपको ये नहीं पता होता कि सामने कौन है। और जब हम नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो उसमें भी डिफॉल्ट रिस्क 0 होती है, क्योंकि जब आप शेयर खरीदते हो और पैसे पे करते हो तो उतने शेयर आपके अकाउंट में आ ही जाते हैं। और वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि एक्सचेंज उस डिफॉल्ट रिस्क की गारंटी ले रही है। वो सामने वाली पार्टी से शेयर लेगी और आपके अकाउंट में डाल देगी। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज जाना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी उनके जरिए खरीद सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के फ्यूचर्स होते हैं। जैसे कि टीसीएस का शेयर है तो उसके फ्यूचर्स रहेंगे कि अगर आपको लगता है कि टीसीएस का शेयर 2 महीने बाद गिर सकता है तो आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पर टीसीएस के फ्यूचर्स खरीद सकते हो और अपनी रिस्क को कम कर सकते हो। तो इस तरह शेयर्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर मिलेंगे। वही जो कमोडिटीज होती है उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको कमोडिटी एक्सचेंज पर मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको गोल्ड, सिल्वर या फिर आपको अदर कमोडिटीज जैसे कि शुगर, दाल एटसेट्रा इनके फ्यूचर्स खरीदने हैं तो वो आपको कमोडिटी एक्सचेंज पर मिलेंगे। इंडिया में MCX दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, ये 2 मेन कमोडिटी एक्सचेंजेस है। और आपको शेयर्स में फ्यूचर्स बाय करने हैं तो उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पर जाना पड़ेगा। और जैसे कि हमें पता है इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जाए तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मेनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ज्यादा वॉल्यूम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। तो आज हमने बात की कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि शेयर्स के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे काम करते हैं। लॉट साइज क्या होती है, मार्जिन मनी क्या होती है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, साथ ही कौन कौन से मंथ की एक्सपायरी होती है। ऐसी अलग अलग चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के इस 4th वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट में हमने फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के बारे में सीखा। हमने देखा कि फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स थ्योरेटिकली कैसे वर्क करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर कैसे काम करते हैं। साथ ही उनसे जुड़ी जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है उनका मतलब समझने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से स्टॉक एक्सचेंज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर सको। देखो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना तो जरूरी है। सो जल्दी से कोई ब्रोकरेज फर्म ढूंढ लीजिए जिनकी सर्विसेज आपके रिक्वायरमेंट से मैच होती हो और उनके साथ अकाउंट ओपन करके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। जनरली ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स फ्यूचर एंड ऑप्शन अकाउंट खोलने के लिए आपसे इनकम प्रूफ मांगते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी इनकम अच्छी खासी होनी चाहिए। बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में जनरली लॉट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके लिए अच्छी खासी अमाउंट होना भी जरूरी है। इसलिए ब्रोकरेज फर्म्स चेक करते हैं कि आपके पास इनकम सोर्स है या नहीं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है या नहीं। तो यहाँ पर हम जो डेमो दे रहे हैं वो अपस्टॉक्स के ऐप में दे रहे हैं। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो के जरिए हम किसी ब्रोकरेज फर्म की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो भी देखेंगे वो अपस्टॉक्स ऐप में देखेंगे। आप अपनी चॉइस के अनुसार ब्रोकरेज फर्म चुन सकते हो और उनके साथ ट्रेड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जांपल के तौर पर हम TCS का एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमें TCS के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट करना है। अगर ऐसा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ऑल, कैश, F&O, करेंसी, कमोडिटी, इंडाइसेस एटसेट्रा। तो आप F&O पे क्लिक कीजिए और उसके बाद लेट्स से कि हमें TCS का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो TCS यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ TCS के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। एक है TCS 30 Jan 20 FUT, एक है TCS 27 Feb 20 FUT और एक है TCS 26 March 20 FUT। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में मंथ अलग अलग है। एक में जनवरी है, एक में फरवरी है और एक में मार्च है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं है और उसके बाद के महीनों का भी नहीं है। तो स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स रहते हैं वो 3 महीनों के होते हैं, करंट मंथ, उसके आगे वाला मंथ और उसके बाद का मंथ। यानी अगर जनवरी में आप देखोगे तो जनवरी में आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जनवरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फरवरी का और मार्च का। अगर हम अगले मंथ की बात करते हैं कि आज अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 15 फरवरी है तो आपको फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मार्च का मिलेगा और अप्रैल का मिलेगा। तो इस तरह के 3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। तो अभी जनवरी है तो हमें जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अगले मंथ का यानी फरवरी का मिलेगा और उसके बाद के मंथ का यानी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो जो करंट महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसे कहते हैं नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। जो अगले मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी इस केस में जो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसे कहा जाएगा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद का यानी मार्च के मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसे कहा जाएगा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो एक और चीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। वो क्या? तो वो ये कि इन तीनों भी महीनों के डेट्स अलग अलग हैं। जनवरी में 30 जैन का कॉन्ट्रैक्ट है,
फरवरी में 27 फरवरी का है और मार्च में 26 मार्च का है। तो ये डेट्स कैसे डिसाइड की गई है, और ये सवाल ऑब्वियसली हमारे दिमाग में आता ही आता है। तो ये डेट होती है उस मंथ का आखिरी थर्सडे, यानी उस मंथ का आखिरी गुरुवार। जनवरी का जो आखिरी गुरुवार है वो 30 जैन को आता है, फरवरी का 27 फेब को आता है और मार्च का 26 मार्च को आता है। लेट्स अज्यूम कि आपको टीसीएस का फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, यानी नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। तो आप टीसीएस पर यहाँ पर क्लिक करते हो, जिसके बाद कई सारी चीजें आपको आगे दिखती हैं। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक होती है स्पॉट प्राइस जो यहाँ पर आपको दिखेगी, और एक होती है उस फ्यूचर्स की करंट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है? स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि उस शेयर की करंट प्राइस, कि वो शेयर फिलहाल किस प्राइस पर चल रहा है, यानी कैश मार्केट में टीसीएस किस प्राइस पर चल रहा है। कैश मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट शुरू होने के बाद लगातार शेयर प्राइस चेंज होती रहती है, तो वही शेयर प्राइस स्पॉट प्राइस रहती है। और यहाँ ऊपर जो फ्यूचर्स की प्राइस आपको दिखती है, वो फ्यूचर की प्राइस टीसीएस के शेयर प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर टीसीएस की शेयर प्राइस ऊपर नीचे चलती है तो फ्यूचर की प्राइस भी ऊपर नीचे चलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि डेरिवेटिव में डेरिवेटिव प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट को फॉलो करती है। तो टीसीएस का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट यानी नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट आपको 2231.90 रुपीज में मिलेगा। हमने देखा था कि आपने जो सुनार के साथ जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें प्राइस आप दोनों ने मिलकर डिसाइड की थी, तो कई सारी चीजें उसमें कस्टमाइज थी जो आपने और उस सुनार यानी जूलर ने मिलकर डिसाइड की थी। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर की प्राइस आप डिसाइड नहीं करते हो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस फिलहाल 2231.90 रुपीज चल रही है और ये प्राइस चेंज होती रहती है। अगर फिलहाल ये प्राइस आपको सूट करती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदिए, अगर ये प्राइस आपको सूट नहीं करती है तो आप मत खरीदिए। इट्स दैट सिंपल। इसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको F&O का ट्रेड करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना है तो यहाँ चार्ट पर क्लिक करके आप वो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ATP यानी एवरेज ट्रेडेड प्राइस। एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपको बताता है कि टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर की एवरेज प्राइस क्या चल रही है, जिससे आपको आइडिया आ जाती है कि टीसीएस की फिलहाल फ्यूचर की जो प्राइस है वो एवरेज प्राइस से ज्यादा दूर है या पास है, जिससे आपको ट्रेड करने में भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पर पता चलता है कि टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस का एवरेज 2221 रुपीज रहा है, जबकि फिलहाल टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर प्राइस 2231.90 रुपीज है, यानी फिलहाल की प्राइस एवरेज प्राइस से ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारी टर्म्स हैं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट, तो इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ऑप्शन कोर्स के इस 5वें पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट में हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट की, और इस पार्ट में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्पॉट प्राइस क्या होती है, तो फटाफट समराइज करते हैं। स्पॉट प्राइस का मतलब होता है कि कैश मार्केट में उस शेयर की जो प्राइस चल रही है वो प्राइस। उसके बाद हमने फ्यूचर प्राइस देखी, तो फ्यूचर प्राइस मतलब जिस प्राइस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि टीसीएस के फरवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 2231.90 रुपीज। तो अगर आप टीसीएस का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट जो कि 27 फरवरी को एक्सपायर हो रहा है उसे इस प्राइस पर खरीद सकते हो। अगर आप टीसीएस के फरवरी फ्यूचर्स 2231.90 रुपीज पर खरीदते हो तो फिर 27 फरवरी को स्पॉट प्राइस कुछ भी रहे, आपको टीसीएस के शेयर्स 2231.90 रुपीज में ही खरीदने होंगे। लेट्स से कि 27 फरवरी को टीसीएस के स्पॉट प्राइस 2250 रुपीज हो जाती है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो शेयर 2231 रुपीज में ही मिल रहे हैं। वही अगर 27 फरवरी को टीसीएस की स्पॉट प्राइस 2220 रुपीज होती है तो फिर आपको लॉस होगा, क्योंकि आपको महंगे प्राइस पर वो शेयर खरीदने पड़ेंगे। देखो, फ्यूचर में आपको एक्चुअल शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर सेटलमेंट की जाती है, कैश सेटलमेंट। इसके साथ ही हम लॉट साइज को भी समझ लेते हैं। ये लॉट साइज क्या होती है? जैसे कि हम कैश मार्केट में देखते हैं, हम टीसीएस के 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, जितने शेयर चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉट में मिलते हैं। हर शेयर की लॉट साइज डिसाइडेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज ने वो डिसाइड की है। तो टीसीएस की लॉट साइज है 250 शेयर्स। सो अगर आप टीसीएस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का 1 लॉट लेते हो तो उसमें आपको 250 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपको उससे ज्यादा शेयर्स खरीदने हैं तो 250 के मल्टीपल में आप खरीद सकते हो। जैसे कि 250, 2 लॉट खरीदोगे तो 500 शेयर्स आ जाएंगे, 3 खरीदोगे तो 750 एटसेट्रा। तो मान लेते कि आपने 1 लॉट खरीद लिया है, वो भी 2231.90 रुपीज पर। अब एक्सपायरी के दिन यानी 27 फरवरी को स्पॉट प्राइस निकल कर आती है 2235 रुपए। तो ये डील आपके फायदे की हुई, क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है वो आपके फ्यूचर प्राइस से ज्यादा है। तो 2235 और 2291.90 इसके बीच का जो डिफरेंस है यानी 3.10, वो आपके 1 शेयर के पीछे का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह 250 शेयर्स पर आपको 775 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से जो भी प्रॉफिट लॉस निकल कर आएगा वो सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको एक्चुअल में टीसीएस के शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है, सीधा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट कैश मार्केट से पूरी तरह डिफरेंट है। यहाँ पर एक और चीज आपको दिखने मिलती है जिसका मतलब आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, और वो है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 3,37,000। तो इस ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, चलो तो उसे भी समझ लेते हैं। जब आप कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली सामने वाली कोई पार्टी रहेगी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रही है। अब 2 लोग मिल गए और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज की जरूरत होती है, खरीदने वाली पार्टी और बेचने वाली पार्टी। सिंपल। तो जब बायर और सेलर मिल जाता है
तब एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। तो अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो 1 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 3,37,000, यानी 3,37,000 कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किया गया है। तो ओपन इंटरेस्ट से आपको पता चलता है कि कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, जिससे आपको ये पता करने में मदद होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितना लिक्विड है और कितना इंटरेस्ट लोगों का उन फ्यूचर्स में है। अगर किसी स्टॉक के फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा कम है तो हमें बताता है कि स्टॉक के फ्यूचर्स में लिक्विडिटी का इशू चल रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है तो आपको स्टॉक के फ्यूचर्स खरीदने बेचने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, यानी प्राइस फ्लक्चुएशन उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं। वही अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो हमें बताता है कि उस स्टॉक के फ्यूचर्स में अच्छी खासी लिक्विडिटी है, आप बड़े आसानी से उस स्टॉक के फ्यूचर्स बाय और सेल कर सकते हो। अगर आप इन फीचर्स के एप्लीकेशन देखोगे, यानी देखोगे कि इनको किन चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो वो अलग अलग है। इनके कई सारे प्रैक्टिकल यूज है, इनको हेजिंग के लिए यूज किया जाता है, इनको शॉर्ट सेलिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि पहले स्टॉक को बेचना और फिर उसे खरीदना। उससे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग किस चीज के लिए यूज की जाती है। जनरली हम शेयर बाय करते हैं जब हमें लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर ग्रोथ दिखा सकती है और इसके शेयर प्राइस आगे चलकर बढ़ सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी बहुत खराब परफॉर्म कर रही है या किसी कंपनी को बड़े इश्यूज आने वाले टाइम में, जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस गिर सकती है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम आप शॉर्ट सेलिंग करोगे। तो जब भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को लगता है कि किसी स्टॉक की प्राइस आने वाले टाइम में लगातार गिरने वाली है, तो वो उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अगर कैश मार्केट की बात की जाए तो अगर आपको कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप सिर्फ एक दिन के लिए कर सकते हो, यानी इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। उससे ज्यादा टाइम के लिए आप कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करने के लिए फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में आप एक दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए भी शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग का यूज तब किया जाता है जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस गिर सकती है और उसका फायदा आप ले सकते हो। सेकंड चीज है हेजिंग। हेजिंग में आप रिस्क को मिटिगेट करते हो, यानी रिस्क को लिमिट में करते हो। कई बार जब बड़े बड़े इन्वेस्टर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स खरीदते हैं तो उन्हें लगता है कि अचानक से अगर इस शेयर को कुछ हो गया तो हमें बहुत बड़े लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए वो फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे भी हम अगले पार्ट में डिटेल में देखेंगे। साथ ही इसके जो प्रैक्टिकल यूज है कि जो फार्मर्स हैं, जो नॉर्मल होलसेलर्स हैं, वो इन फ्यूचर्स का इस्तेमाल करके कैसे अपनी रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल के साथ इन सारी चीजों को समझेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिकली फ्यूचर्स को कैसे बाय सेल करते हैं इसके बारे में जाना, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फ्यूचर्स के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। तो हमने देखा कि फ्यूचर्स शॉर्ट सेलिंग के लिए यूज किया जाता है, फ्यूचर्स हेजिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। तो इन सारी एप्लीकेशंस के बारे में एग्जांपल के साथ डिटेल में समझेंगे ताकि आप भी उन्हें उस तरह यूज कर सको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो 100 रुपए का चल रहा है। आपको लगता है कि वो स्टॉक आने वाले टाइम में गिर जाएगा, यानी 80 रुपए तक उसकी प्राइस जा सकती है। तो जनरली कैश मार्केट में हम देखते हैं कि जब भी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तब हमें प्रॉफिट मिलता है, शेयर की प्राइस नीचे जाती है तब हमें लॉस होता है। इसलिए कैश मार्केट में हम देखते हैं कि वो कौन सी कंपनीज है जिनकी प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, सो दैट आपको उससे प्रॉफिट हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर आपको कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आप बस इंट्राडे के लिए कर सकते हो, लेकिन आप एक दिन के लिए नहीं, एक दिन से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये स्टॉक एक दिन में नहीं लेकिन आने वाले कुछ दिनों में 80 रुपए तक जा सकता है। तो ऐसे टाइम आपको फ्यूचर्स का इस्तेमाल करना होता है। तो आपको करना ये है कि जैसे कि कैश मार्केट में उस शेयर की प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो फ्यूचर्स में आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए के करीब मिल जाएगा। लेट्स से कि आपको उस स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपए में मिलता है, तो आपको करना ये है कि 100 रुपए की प्राइस पर उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को आपको सेल करना है। मान लेते कि उस स्टॉक के एक लॉट में 50 शेयर्स हैं, तो एक लॉट की पूरी साइज हुई 100, जो कि इस फ्यूचर की प्राइस है मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज इक्वल टू 5000। तो आपको इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को 100 रुपए पर सेल करना है। ना आप 100 रुपए पर उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के बाद जैसे जैसे उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगेगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं आया है तो और डिटेल में समझाता हूँ। आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप 50 शेयर्स को एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट को 100 रुपए की प्राइस पर बेच दोगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम यही करते हैं ना कि फ्यूचर डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज खरीदने की बजाय आपने उस शेयर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उस फ्यूचर डेट पर आप उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर बेच दोगे। नाउ जैसे जैसे शेयर की प्राइस 100 रुपए से नीचे चली जाती है आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, यानी जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस दिन उस शेयर की प्राइस आपके प्रेडिक्शन के अनुसार 80 रुपए पर चली जाती है, तो उसका मतलब है कि उस दिन आप उस शेयर को 80 रुपए में खरीद सकते हो। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर बेचना है, तो 20 रुपए आपके लिए प्रॉफिट हो गया। वही जो सामने वाली पार्टी है उन्हें लॉस हो गया, क्योंकि वो शेयर मार्केट में 80 रुपए में मिल रहा है
लेकिन सामने वाली पार्टी उसे 100 रुपए में खरीद रही है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आने वाली फ्यूचर डेट पर मैं 50 शेयर 100 रुपए की प्राइस पर बेच दूंगा। और उस सामने वाली पार्टी ने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उस फ्यूचर डेट को वो उन 50 शेयर्स को आपसे 100 रुपए की प्राइस पर खरीद लेंगे। तो इस तरह इस केस में शॉर्ट सेलिंग करके आपको प्रॉफिट मिल गया है। तो ये सिनेरियो वो था जिसमें आपने जो प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। अगर इसके उल्टा होता तो जैसे कि आपने यहाँ पर सोचा कि ये 100 रुपए की शेयर प्राइस आगे चलकर 80 रुपए हो जाएगी, लेकिन अगर ये शेयर प्राइस 100 रुपए से आगे बढ़कर 120 रुपए पर चली जाती है तो उस केस में आपको लॉस होगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर बेच दोगे। जब शेयर प्राइस 120 रुपए की हो जाती है तो भी आपको उन शेयर्स को 100 रुपए की प्राइस पर ही बेचना होता है, तो अल्टीमेटली 20 रुपए का डिफरेंस आपका लॉस हो जाता है। तो फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग कुछ इस तरह करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी आगे चलकर खराब परफॉर्म कर सकती है तो आप उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। और जैसे कि हमने देखा कि 3 तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ, यानी 3 महीने तक आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है तो आप जनवरी महीने के फ्यूचर खरीद सकते हो, फेब के और मार्च के खरीद सकते हो, अप्रैल के नहीं खरीद सकते। हाँ, आप कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर कर सकते हो, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आपको एक्सपायरी के दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेचना होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट उसी क्वांटिटी में फिर से खरीदना होता है। जैसे कि अभी जनवरी में अगर आपको सबसे लंबा कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप मार्च के फ्यूचर्स खरीद सकते हो, उसके आगे के नहीं। तो मान लेते कि आपने मार्च के फ्यूचर्स खरीदे हैं ना, मार्च के फ्यूचर जिस दिन एक्सपायर हो जाएंगे उस दिन आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दो और आने वाले महीनों के कॉन्ट्रैक्ट फिर से खरीद लो। तो मार्च के एक्सपायरी के टाइम आप मई, जून और जुलाई इन 3 महीनों के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। तो इस तरह आप एक्सपायरी के दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचकर अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो। इस तरह आप रोल ओवर कर सकते हो। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करते हो तो आपको अलग अलग चार्जेस भी लगते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस आपको फिर से पे करने होते हैं और उसके साथ ही जो अदर चार्जेस होते हैं वो भी आपको फिर से पे करने होते हैं। इसलिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम ये भी चेक करो कि अदर चार्जेस आपको कितने लगेंगे और उसके बाद वो ट्रेड आपके लिए सही होगा या नहीं। तो ये केस थी शॉर्ट सेलिंग की। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के 7th पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले कुछ पार्ट्स में हम फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। आज हम उन्हें ही यानी फ्यूचर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, प्रैक्टिकली फ्यूचर्स को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हेजिंग के बारे में। चलो तो समझते हैं कि हेजिंग क्या होती है। हेजिंग यानी रिस्क को मिटिगेट करना, यानी रिस्क को लिमिट करना। जैसे कि आम जिंदगी में जब हमें लगता है कि कोई चीज रिस्की है तो हम उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं कोई इंश्योरेंस लेकर। जिंदगी में कई सारे तरह के रिस्क होते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनकी रिस्क आपके हाथ में होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी रिस्क आपके हाथ में नहीं होती। तो जिन चीजों की रिस्क आपके हाथ में नहीं है उनको मिटिगेट करना सही ऑप्शन होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें नहीं पता कि कब हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, इससे लोग एक्सीडेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। हमें नहीं पता कि कब हमें कुछ हो जाए और हॉस्पिटल जाना पड़े, इससे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखते हैं। और इसी तरह के अलग अलग इंश्योरेंसेस लोग लेकर रखते हैं। जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उस रिस्क को वो मिटिगेट करें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अच्छे क्वालिटी की कंपनीज भी कभी कभार फेल हो जाती है। तो अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीद रही है तो वो चाहती है कि वो अपने रिस्क को थोड़ा बहुत मिटिगेट करे। चलो तो इसे भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। टीसीएस की कैश मार्केट में शेयर प्राइस 2220 रुपए चल रही है। नाउ कोई बड़ी कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टीसीएस के शेयर खरीदना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो टीसीएस के 1 लाख शेयर्स खरीदें। नाउ 1 लाख शेयर्स खरीदने के बाद अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर शेयर प्राइस नीचे चली जाती है तो उन्हें लॉस होगा। तो साथ ही वो कंपनी चाहती है कि वो अपने रिस्क को भी मिटिगेट करें, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है इसलिए वो कंपनी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती। ना इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करें, तो उस कंपनी ने इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए टीसीएस के कुछ फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया। उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो टीसीएस के 1 लाख शेयर्स 2220 रुपए की प्राइस पर खरीदेगी और साथ ही इसी प्राइस पर उन्हें टीसीएस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। तो वो चाहते हैं कि वो टीसीएस के 25,000 शेयर्स इसी प्राइस पर शॉर्ट करें। तो जैसे कि हमें पता है कि जब आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हो तो जैसे उसकी प्राइस नीचे जाती है आपको प्रॉफिट होता है और शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो आपको लॉस होता है। जबकि नॉर्मल केस में यानी कैश मार्केट में जो नॉर्मल केस होती है उसमें जब शेयर प्राइस ऊपर जाती है तब आपको प्रॉफिट होता है और जब शेयर प्राइस नीचे जाती है तो आपको लॉस होता है। तो यहाँ पर 1 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं और 25,000 शेयर्स उसी प्राइस पर यानी 2220 रुपए की प्राइस पर शॉर्ट किए गए हैं। नाउ ये शेयर प्राइस 2220 रुपए से 2230 रुपए हो जाती है तो 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपए यानी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वही उन शॉर्ट किए हुए फ्यूचर्स पर आपको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। और आपने 25,000 शेयर्स शॉर्ट किए हैं तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5 लाख। तो कैश मार्केट में 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ और उन शॉर्ट किए हुए शेयर्स पर आपको 2.5 लाख का नुकसान हुआ। तो 10 लाख जिसमें से 2.5 लाख माइनस किए जाए तो आपको 7.5 लाख का प्रॉफिट हुआ।
वही ये प्राइस 2220 रुपए से 2210 रुपए हो जाती है तो उन 1 लाख शेयर्स के लिए आपको 10 रुपए का लॉस होगा। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज का आपको लॉस होगा। वही उन 25,000 शेयर्स पर आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि आपने शॉर्ट सेलिंग की है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 इज इक्वल टू 2.5 लाख। तो इस केस में आपका लॉस होगा 7.5 लाख। कैश मार्केट में 10 लाख का लॉस और फ्यूचर्स में 2.5 लाख का प्रॉफिट। तो इस तरह आपका लॉस 10 लाख के बजाय 2.5 लाख से कम हो गया, यानी 7.5 लाख का हो गया। तो इस तरह आप हेजिंग कर सकते हो एक लिमिट में। तो हेजिंग कुछ इस तरह यूज की जाती है आपके रिस्क को लिमिट करने के लिए। देखो, आप सारे के सारे शेयर शॉर्ट करते तो आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों नल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने टीसीएस के कैश मार्केट में 2220 रुपए की प्राइस पर 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं और 2220 रुपए की प्राइस पर ही 1 लाख शेयर शॉर्ट किए हैं तो आपको कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, वो हमेशा नल ही रहेगा। क्योंकि जब प्राइस 2220 रुपए से 2230 रुपए हो जाएगी तो आपको कैश मार्केट में पर शेयर के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा और फ्यूचर्स मार्केट में पर शेयर के पीछे 10 रुपए का लॉस होगा। उसी तरह जब वो शेयर प्राइस 10 रुपए से गिर जाएगी, यानी 2220 से 2210 रुपए हो जाएगी, तब आपको कैश मार्केट में एक शेयर के पीछे 10 रुपए का लॉस होगा और फ्यूचर्स में एक शेयर के पीछे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली सिचुएशन नल हो जाएगी। तो आप सेम शेयर कैश मार्केट में खरीद रहे हो और सेम क्वांटिटी पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस नल रहेगा, उसमें कोई सेंस नहीं बनता है। जैसे जितनी आपकी क्वांटिटी है उससे थोड़ी सी क्वांटिटी आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी जो कैश मार्केट में पोजीशन है उसके अपोजिट पोजीशन ले सकते हो और अपनी कुछ रिस्क मिटिगेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको शॉर्ट सेलिंग और हेजिंग दोनों चीजें समझ में आई होगी। आगे चलकर हम ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो वहां पर भी हम हेजिंग के बारे में फिर से बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स फॉर बिगिनर्स के इस 8वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हमने फ्यूचर्स के एप्लीकेशंस की बात की, जिसमें हमने शॉर्ट सेलिंग की बात की और हेजिंग की बात की। इस लेक्चर में आज हम हेजिंग को और प्रैक्टिकली समझेंगे। जनरली फ्यूचर्स का यूज हेजिंग के लिए किया जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग उसका गैम्बलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी लोग स्पेकुलेट करते हैं। वो किसी भी स्टॉक पर स्पेकुलेट करते हैं कि इस शेयर की प्राइस अगले महीने या अगले 10-15 दिन में इस लेवल तक जा सकती है और वो स्टॉक पर फ्यूचर की मदद से स्पेकुलेट करते हैं। पर अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस की प्रॉपर यूज की बात की जाए तो प्रॉपरली वो हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। और आज हम हेजिंग के एक बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसे जान के आप शायद हैरान भी हो जाए। देखो, फ्यूचर्स का इस्तेमाल हेजिंग के लिए फार्मर्स भी कर सकते हैं, यानी जो किसान हैं वो भी फ्यूचर्स की मदद से हेजिंग कर सकते हैं और अपनी जो रिस्क है उसे लिमिट कर सकते हैं। तो वो ये कैसे कर सकते हैं? तो वो ये कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट के जरिए। इंडिया में 2 कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है MCX, दैट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और दूसरा है NCDEX, दैट इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये दोनों भी कमोडिटी एक्सचेंजेस 2003 में शुरू हुए हैं, जिनके जरिए फार्मर्स अलग अलग जो कमोडिटीज हैं उन्हें ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ फार्मर्स ही नहीं, लेकिन बाकी कमोडिटीज जैसे कि मेटल कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, इनके भी डेरिवेटिव्स इन कमोडिटी एक्सचेंजेस पर अवेलेबल होते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंजेस पर किसान यानी फार्मर्स कैसे अपना रिस्क हेज कर सकते हैं, इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक कॉटन फार्मर हैं। आपने बस इस साल में कॉटन की फार्मिंग शुरू की है और आपको पता नहीं है कि जब तक आपका कॉटन निकल के आएगा तब कॉटन की प्राइस क्या होगी। पर आपको ये पता है कि पिछले साल आपको कॉटन 19,500 की प्राइस पर बेचा गया था। तो अपना रिस्क हेज करने के लिए आप कॉटन के फ्यूचर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हो। आपको लगता है कि पता नहीं इस साल कॉटन के रेट्स क्या रहेंगे। अगर कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा खासा हो गया तो कॉटन की प्राइसेस कम होगी, लेकिन अगर किसी वजह से कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है तो उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इन दोनों में से एग्जैक्टली क्या कंडीशन होगी ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए अपना रिस्क लिमिट करने के लिए यानी हेज करने के लिए आप चाहते हो कि अगर मेरा कॉटन 19,500 के आसपास की प्राइस पर भी बेचा जाए तो मेरे लिए वो बहुत सही डील होगी। तो आप देखते हो कि MCX पर यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आप कॉटन की ट्रेडिंग कर सकते हो। आप MCX पर देखते हो कि कॉटन की जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलग अलग प्राइसेस हैं। जैसे जनवरी 2020 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉटन की प्राइस 19,600 है, फरवरी 2020 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 19,900 है, मार्च 2020 कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,130 है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,330 है, मई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,340 है और जून कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 19,600 रुपये है। आप सोच रहे हो कि आपके कॉटन का प्रोडक्शन मई महीने के करीब आ जाएगा। जनरली आता नहीं है इस महीने में, लेकिन अज्यूम करते हैं। तो आप देखते हो कि मई के कॉटन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 20,340 रुपये चल रही है और आपको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी सही है कि ये प्राइस पिछले साल की प्राइस के यानी 19,500 की प्राइस के आसपास है और यहाँ पर आपको 20,340 रुपये की प्राइस भी मिल जाएगी। इसलिए आप चाहते हो कि आप अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन आपका रहेगा उतने क्वांटिटी के कॉटन के मई कॉन्ट्रैक्ट बेचना चाहोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट लॉट की साइज है 25 और जो कॉटन होता है वो बेल में काउंट होता है। हर कंट्री में बेल की अलग अलग साइज होती है। इंडिया में एक बेल मतलब 170 किलोग्राम
तो 25 बेल मतलब 40 to 150 किलोग्राम, जिसे ही आप 42.5 क्विंटल कह सकते हो या फिर 4.25 टन भी कह सकते हो। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में 40 to 150 केजी के कॉटन की ट्रेडिंग होगी। मान लेते कि आपके कॉटन का प्रोडक्शन आपको लगता है कि 8000 किलोग्राम के करीब होगा, इसलिए आप प्रीफर करते हो कि कॉटन के 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल किए जाए। तो आप 20,340 रुपीज़ की प्राइस पर कॉटन के मई महीने के 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते हो। नाउ मई महीना आ जाता है, आपका कॉटन का प्रोडक्शन भी निकल जाता है और उस टाइम कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से कॉटन के रेट कम हो जाते हैं और 18,000 रुपीज़ के करीब हो जाते हैं। लेकिन आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह है कि आपको वो कॉटन 20,340 रुपये पर बेचना है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मई में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत कम रहता है या किसी वजह से कॉटन की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी 22,000 के करीब चली जाती है, तो उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हेजिंग का असली मतलब ये है कि आपने रिस्क को कंट्रोल किया कि लास्ट टाइम 19,500 के करीब प्राइस थी, आप नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क हो, तो हेजिंग में आप कभी कभी प्रॉफिट भी मिस कर देते हो और ऐसा होता है। लेकिन जब आप रिस्क को लिमिट कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि लॉस को लिमिट किया जाए। चाहे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिस हो गया तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, और हेजिंग का यही पर्पस होता है। कमोडिटी मार्केट में 2 तरह की सेटलमेंट्स होती है, एक होती है कैश सेटलमेंट, दूसरी होती है फिजिकल सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मतलब जैसे कि हमने देखा कि लेट से कि कॉटन की प्राइस 18,000 रुपये हो जाती है, तो उस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट पर आपको 2,340 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट 20,340 रुपये की प्राइस पर किया था। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल सेटलमेंट करते हो तो आपको अपना कॉटन एक्चुअल में उस कमोडिटी एक्सचेंज के वेयर हाउस में देना पड़ेगा, यानी उस सेलर को देना पड़ेगा। तो हेज करने वाले लोग जनरली कैश सेटलमेंट ही प्रीफर करते हैं। हम देखते हैं कि कई बार इंडिया में कई सारे फार्मर्स अचानक से कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो कमोडिटी फ्यूचर्स का इस तरह से उपयोग करके वो अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं, यानी जो अननोन रिस्क है जिससे उस कमोडिटी की प्राइस अचानक से बहुत नीचे जा सकती है, उसे वो हेज कर सकते हैं, यानी लिमिट कर सकते हैं। फिलहाल कमोडिटी एक्सचेंज पर सारी कमोडिटीज अवेलेबल नहीं है, बस कुछ ही कमोडिटीज अवेलेबल हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में बाकी कमोडिटीज भी यहाँ पर आ जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स अपनी रिस्क को यहाँ पर लिमिट कर सके। तो आशा करता हूँ कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एप्लीकेशंस हैं, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, वो डिटेल में समझ में आए होंगे। तो आप भी इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लोर कीजिए और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी इनके बारे में बताइए, ताकि वो भी अपने रिस्क को हेज कर सके, चाहे फिर वो फार्मर हो या फिर और कोई हो। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव मार्केट में 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। फ्यूचर्स को हमने समझ लिया, अब हम ऑप्शंस को समझेंगे कि ऑप्शन क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और ऑप्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, कैसे आप ऑप्शन की मदद से अपनी रिस्क कम कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर एंड ऑप्शन कोर्स के इस 9th वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। डेरिवेटिव मार्केट में 2 कॉन्ट्रैक्ट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल आप हेजिंग के लिए कर सकते हो। चलो तो शुरुआत में देखते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। बेसिकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक इंश्योरेंस प्लान की तरह काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इंश्योरेंस तभी निकालते हैं जब हमें लगता है कि उस चीज से रिलेटेड विपरीत कुछ हो सकता है। हालांकि कई सारे इंश्योरेंसेस आजकल कंपलसरी है, वो बात अलग है। हम हेल्थ इंश्योरेंस तब निकालते हैं जब हमें लगता है कि हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं और हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उससे रिलेटेड खर्चे उस हेल्थ इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार कवर हो जाते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ को कुछ हो सकता है, तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो। और अगर सही में आपको जैसा लगता है वैसा होता है, यानी आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो वो इंश्योरेंस आपके हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर कर लेता है। लेकिन अगर जैसा आपने सोचा वैसा नहीं होता है, तो ऐसी केस में आपने जो प्रीमियम पे किया है वो आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी आपने पे किया हुआ प्रीमियम आपका लॉस रहेगा। तो इसी तरह ऑप्शन मार्केट में भी यही होता है। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस आगे चलकर बढ़ने वाली है, तो आप उस केस में कुछ प्रीमियम पे करके कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। वही जब आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस नीचे जा सकती है, तो अगेन आप कुछ प्रीमियम पे करके पुट ऑप्शन खरीद लेते हो। नाउ लेट से आपको लगता है कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और आप उसका कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। तो ऐसी केस में अगर शेयर प्राइस सही में बढ़ जाती है और आपने जितना प्रेडिक्ट किया था उस प्राइस पर जाकर पहुंचती है, तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है या शेयर प्राइस नीचे चली जाती है, तो फिर आपको नुकसान होगा और आपने पे किया हुआ जो प्रीमियम रहेगा वही आपका नुकसान होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने बात की कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में और पुट ऑप्शन खरीदने के बारे में। तो जो लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं उन्हें कॉल होल्डर कहा जाता है।
और जो लोग पुट ऑप्शन खरीदते हैं उन्हें पुट होल्डर कहा जाता है। वही जो लोग कॉल ऑप्शन बेचते हैं उन्हें कॉल राइटर कहा जाता है, और जो लोग पुट ऑप्शन बेचते हैं उन्हें पुट राइटर कहा जाता है। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जैसे जैसे हम ऑप्शन सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि 1 महीने के फ्यूचर की आपको एक ही प्राइस मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम टीसीएस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देखें तो फिलहाल फरवरी मंथ चल रहा है, तो फिलहाल आपको टीसीएस का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मार्च कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। टीसीएस के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी, मार्च कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग रहेगी। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्राइस सिलेक्शन के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो भी प्राइस चल रही है उस प्राइस पर ही आपको वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना या बेचना होता है। आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टीसीएस की शेयर प्राइस आज 5 फरवरी 2020 को 2147 रुपीज़ चल रही है। तो अगर आप टीसीएस के कॉल या पुट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारी स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको 1620 रुपये, 1640, 1660 रुपये, इस तरह 20-20 रुपये के गैप पर लगभग कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर पी लिखा है, पी का मतलब होता है पुट ऑप्शन और सी का मतलब होता है कॉल ऑप्शन। यहाँ पर लिखा है NSE 27 Feb 20 1620 CE। NSE यानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सा NSE या BSE है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट है 27 फरवरी 2020, 1620 उसकी स्ट्राइक प्राइस है और सी का मतलब है कि वो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने के लिए कई सारी स्ट्राइक प्राइसेस मिलती है, यानी आपको कई सारी चॉइसेस यहाँ पर मिलती है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तब तक समझ लेते हैं कि कॉल ऑप्शन एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि ABC नाम के शेयर की प्राइस 1050 रुपए के ऊपर जा सकती है, इसलिए आप 1050 रुपए की प्राइस पर ABC कंपनी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, इसलिए आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। तो यहाँ पर आपने 1050 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस पर ABC कंपनी का ऑप्शन का कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है। नाउ अगर जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है और ABC कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाती है, यानी लेट से 1100 रुपए हो जाती है, तो आपको इस केस में फायदा होगा। उस कॉल ऑप्शन की जो एक्सपायरी डेट है उस दिन अगर ABC कंपनी की शेयर प्राइस 1100 रुपए होती है तो इस केस में आपको फायदा होगा। आपको कितना फायदा होगा? तो एक्सपायरी डेट की शेयर प्राइस दैट इज 1100 रुपए माइनस स्ट्राइक प्राइस जो कि इस केस में 1050 रुपीज थी, माइनस जितना प्रीमियम आपने उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए पे किया है वो इज इक्वल टू 1100 माइनस 1050 माइनस लेट्स अज्यूम कि उस कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने 10 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो 10 रुपए इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो इस केस में 40 रुपए का आपको फायदा हुआ है। लेट्स अज्यूम कि ऐसा नहीं होता है, तो अगर वो शेयर प्राइस 1050 रुपए से कम ही होती है तो फिर जितना प्रीमियम आपने पे किया है, यानी जो 10 रुपए आपने पे किए हैं, वो आपका लॉस रहेगा। इसके अपोजिट पुट ऑप्शन काम करता है। लेट्स अज्यूम कि आपको लगता है कि ABC कंपनी की शेयर प्राइस 1050 रुपए से कम हो सकती है, इसलिए आप 1050 रुपए की प्राइस पर उसका पुट ऑप्शन खरीद लेते हो, जिसके लिए आप 10 रुपए का प्रीमियम पे करते हो। तो अगर ABC की शेयर प्राइस उसकी एक्सपायरी के दिन 1000 रुपए हो जाती है तो उस केस में आपको स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपायरी के दिन की शेयर प्राइस माइनस प्रीमियम इतना प्रॉफिट होगा, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर शेयर प्राइस 1050 के नीचे नहीं जाती है तो जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही आपका लॉस होगा। तो पुल ऑप्शन और कॉल ऑप्शन कुछ इस तरह वर्क करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक्स के बारे में अब समझ गया होगा। अगले लेक्चर में हम इसे और डिटेल में समझेंगे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।